नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, श्रीनगर में G20 मीटिंग की तमाम तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं और सीआरपीएफ के खुसूसी कमांडोज खुसूसी कश्तियों में डल झील के गिर्द गश्त कर रहे हैं। ये मीटिंग शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शेड्यूल है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी श्रीनगर में G20 के लिए 3 टायर की सिक्योरिटी कोर का हिस्सा है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ड्रोन हमलों का खदशा है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए श्रीनगर शहर के पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वहीं जम्मू पुलिस ने जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए हैं और शहर के तमाम दाखिली रास्तों बशमूल शहर के अंदरूनी हिस्सों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शहर भर में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। जम्मू पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और इसके मुताबिक कागजात की मुनासिब जांच पड़ताल की जा रही है। उधर खूबसूरत मुगल गार्डन, जो अपनी शानदार कुदरती खूबसूरत मनाजिर और भरपूर सकाफती विरसे के लिए जाना जाता है, अब G20 के मंदूबीन के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आइए इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर JKLH हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंदर जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। तेजिंदर जी, जिस तरह से G20 का वक्त जैसे से करीब आ रहा है, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी जा रही है, स्पेशल फोर्स को लगाया गया है, लेकिन एक चीज यह है कि पुलिस की एडवाइजरी भी आई है। इंटरनेशनल जो नंबर्स हैं उसके तहत कुछ मैसेजिंग हो रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या कुछ है ये पूरा मामला और लोग इससे कैसे सतर्क रहें? देखिए जिलानी, सरकार कोई भी चीज पे चांस नहीं लेना चाहती, इसीलिए पूरी तरह से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा इंतजाम जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। ज्यादातर जो कश्मीर में जहां पर श्रीनगर में G20 की मीटिंग होगी SKICC में, वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। डल झील में नेवी के स्पेशल मार्कोस की डिप्लॉयमेंट है। सीआरपीएफ के जो कमांडोज हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया है और बाकी जो एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे वो सीआरपीएफ हो चाहे बीएसएफ हो, उनकी भी एडिशनल जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। अभी कुछ देर पहले डल झील में जितने भी हाउस बोट हैं उनकी तलाशी की गई, उनकी सर्च की गई। वहां पर कोई भी चीज जो है वो चांस पे नहीं रखी जा रही और हर जगह, चाहे वहां पर कोई गेस्ट आके रह रहे हैं, उनके बारे में उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है, उनकी डिटेल जो है उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, ये चेक करने के लिए कि क्या वहां पर कोई ऐसे देश दुश्मन अनासिर तो नहीं है। क्योंकि आप देखिए, लगातार जिस दिन से ये ऐलान किया गया था कि जम्मू कश्मीर में G20 का इवेंट होगा, कई देश दुश्मन अनासिर जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस इवेंट को स्कटल किया जाए, इस इवेंट को वहां पर आराम से ना होने दिया जाए। उसके लिए आप देखिए, पुंछ में, रजौरी में आतंकी हमले भी हुए, ये दिखाने के लिए कि आतंकवादी अभी एक्टिव हैं। आतंकी संगठन PAFF TRF ने जो धमकी भी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा कर्मी जो हैं वो मुस्तैद हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि ये जो इवेंट है बिना किसी भी प्रॉब्लम के जो है सफल हो जाए, इसलिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं। रहा आपका दूसरा सवाल जिसमें आपने ये पूछा कि जो एडवाइजरी इशू की गई है, देखिए कई, जैसे मैंने कहा, कई ऐसे देश दुश्मन अनासिर हैं जो ये चाहते हैं कि ये इवेंट, जो G20 का इवेंट श्रीनगर में होना है, ये कामयाब ना हो, तो उसके खिलाफ एक प्रोपोगेंडा किया गया है। लंदन बेस्ड नंबर से कॉल आ रही है +44 जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट्स को ये कॉल आ रही है, जिसमें जो G20 के अगेंस्ट एक दुष्प्रचार, जो एक प्रोपोगेंडा है वो किया जा रहा है। उस प्रोपोगेंडा को स्कटल करने के लिए, उस प्रोपोगेंडा का विस्तार ना हो, पहले जम्मू पुलिस ने एक एडवाइजरी इशू की थी, अब श्रीनगर पुलिस ने भी एक एडवाइजरी की है कि लोगों से यह कहा गया है कि अगर आपको किसी अननोन नंबर जिसकी शुरुआत +44 से हो और वो आपका अननोन नंबर हो, तो उससे कॉल ना उठाएं। हो सकता है ये सिर्फ प्रोपोगेंडा कॉल ही ना हो, आपका डेटा भी चोरी कर लें, आपसे OTP मांग के आपके बैंक से पैसा निकाल लें, तो एक प्रोपोगेंडा है और उसकी आड़ में हो सकता है कि आप
के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम भी हो जाए, तो इसलिए इन कॉल्स को अवॉइड करें। रही जहां तक इस G20 के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए या उसे स्कटल करने के लिए, उसे नाकामयाब करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की, जो कश्मीर पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच है, वहां पर एक आज FIR भी रजिस्टर की गई है और इस केस को इसकी छानबीन भी शुरू कर दी गई है। जी जिलानी जी, तंजिंदर, जिस तरह से आपने लोगों को भी सतर्क किया है कि इस तरह के फोन नंबर्स, लेकिन सरकार ने G20 को लेकर पूरी तरह से लोगों के सामने उसकी तफसील रखी कि सरकार चाहती क्या है, G20 के फायदे क्या हैं, कश्मीर के लिए, कश्मीर के हक में कितना है, कश्मीरियों के लिए कितना फायदेमंद है, यह साफ तरीके से सरकार ने लोगों के सामने रखा है। अब तो प्रोपेगेंडा जितना भी किया जाए वो एक तरह से नाकाम ही होगा। दूसरा, सिक्योरिटी के ताल्लुक से आपने जितनी तफसील दी है उसमें ड्रोन और एंटी ड्रोन का जो है पहली बार गालिबन इस्तेमाल किया जा रहा है G20 के हवाले से, ताकि जो लोग कश्मीर में आएंगे और यहां के G20 में शरीक होकर यहां की जो तमाम चीजें सरकार बताना चाहती है या कश्मीर के लिए जो फायदा होगा वो तमाम चीजें लोग बाहर लेकर जाएंगे। और जो प्रोपेगेंडा पहले से था कि कश्मीर के हवाले से जो कुछ बताया जाता था वो अब कुछ नहीं रहा, बदल गया है कश्मीर, और कश्मीर की एक नई तस्वीर G20 के जरिए सामने आएगी। देखिए जिलानी, जब 2021 में जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पे आतंकी हमला हुआ था, तो तब ड्रोन से किस तरह का नुकसान किया जा सकता है इसका सबूत जो है वो सुरक्षा एजेंसियों ने देखा। तब से लेकर अब तक हर एक वाइटल इंस्टॉलेशन हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग इवेंट हो, वहां पर एंटी ड्रोन मैकेनिज्म जो है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसे डिप्लॉय किया जाता है। जम्मू कश्मीर हो, चाहे जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली रियासत पंजाब हो, वो ड्रोन की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो झेल रही है। आए दिन चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे पंजाब हो, वहां पर ड्रोन्स के जरिए हथियार गिराए जाते हैं, ड्रोन्स के जरिए वहां पर नारकोटिक्स गिराए जाते हैं। तो इस तरह की जो ड्रोन की मदद से कोई आतंकवादी नापाक हरकत जो है G20 के टाइम ना कर पाए, इसलिए एंटी ड्रोन जो मैकेनिज्म है वो भी पूरे वेन्यू के आसपास लगा दिया गया है। किसी भी तरह की जो एयर मूवमेंट है, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे नाकामयाब करने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी वहां लगाई गई है। और पूरे वेन्यू को और वेन्यू के साथ जितना भी नजदीक के इलाके हैं उन पे नजर रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगी सुरक्षा एजेंसीज। ये देखेंगी कि कोई देश दुश्मन अनासिर जो है वो ड्रोन की मदद से वहां पर इस जो G20 मीट है उसे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई कोशिश ना करे। तो इस तरह का जो एक जो जिसे हम कहते हैं फूल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो पुट इन प्लेस की जा रही हैं। जैसे आपने कहा G20 का जो फायदे हैं वो कश्मीर के लोग भी समझ चुके हैं कि देखिए पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जब G20 देश के लोग वहां पर आएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जम्मू कश्मीर घाटी में आएंगे, तो एक मैसेज वहां का कन्वे होगा। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि बेशक कश्मीर का जो मेन स्टे है वो टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर है, लेकिन जब ये लोग कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो उसके साथ साथ कश्मीर की जो बाकी चीजें हैं, कश्मीर की दस्तकारी है, कश्मीर का कारपेट है, कश्मीर का नमदा है, कश्मीर की सोजनी है, कश्मीर के जो एलाइड सेक्टर्स हैं उन्हें प्रमोट करेंगे। तो नेट रिजल्ट इसका ये होगा कि कॉमन कश्मीरी को इसका भरपूर फायदा होगा। बिल्कुल, तो ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनका मकसद यही है कि कश्मीर की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो इम्प्रूव हो और कश्मीर को एक शोकेस किया जाए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कि यहां पर हर एक चीज कंट्रोल में है, हर हालात सामान्य है और आप कश्मीर में वेलकम है। कश्मीर के लोगों की हॉस्पिटैलिटी जो है वो आपको दिखाई जाएगी पूरे G20 के देशों को। और सिर्फ G20 के देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो नजर है वो इस इवेंट पे रहेगी, क्योंकि पहली बार इतने बड़ी सतह का कोई इंटरनेशनल इवेंट जो है वो कश्मीर में हो रहा है, तो पूरी दुनिया की नजर इस इवेंट पे रहेगी। हालांकि आतंकवादी और जो देश दुश्मन अनासिर हैं वो चाहेंगे कि ये इवेंट में बाधा जो है वो डाली जाए, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो देश दुश्मन अनासिर हैं, जो आतंकवादी हैं, उनकी किसी भी मंसूबे को बिल्कुल नाकामयाब किया जाए। जी जिलानी जी, तजिंदर, जिस तरह से आपने सिक्योरिटी के हवाले से बात की है,
वेन्यू के मुकाम से यानी जहां पर G20 होगा उस तक जुड़ने वाली वो तमाम सड़कें, चाहे वो अंदरूनी इलाकों की हो या बैरूनी इलाकों की हो, वहां पर भी पुलिस ने बड़ी सख्त चौकसी बरती हुई है। हर गाड़ी के पेपर चेक किए जा रहे हैं, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तो ऐसे में अब कश्मीर के लोगों को भी ये चाहिए कि वो ताउन करें, मदद करें सरकार की, पुलिस की, ताकि कोई बाधा ना पड़े। तो ऐसे में क्या चीजें होंगी कि क्या कश्मीरियों को या मकामी लोगों के लिए क्या कुछ मसाइल हैं या फिर उनको ये पेपर्स चेक करवाने चाहिए? देखिए जिलानी, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये बिल्कुल साफ किया है और जो अधिकारी हैं, चाहे वो सुरक्षा अधिकारी हों, उन्हें बिल्कुल ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो कॉमन लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब देखिए, जब इस तरह का एक मेगा इवेंट जो घाटी में किया जा रहा है, जिसपे देश दुश्मन अनासिर की नजर है कि किसी तरीके से वो इसे नाकामयाब करें, किसी तरह से इसे बाधित करने की कोशिश करें, तो ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती रहेंगी। आप देखिए, अगर ये इवेंट देश के किसी भी कोने में होगा, वहां पर भी थोड़ी सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की जाएगी। हालांकि हमें ये बताया गया है कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो जब ये इवेंट होगा एक एडवाइजरी इशू करेगा, कुछ रूट्स को चेंज करेगा, कॉमन लोग इस वेन्यू के रूट पे ना जा पाए, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किलात तो होती हैं कि आपको कहीं पर जाना है तो गाड़ी के पेपर चेक कराने, क्योंकि ये सुरक्षा प्रोटोकॉल है, ये कोई इसलिए नहीं किया जा रहा कि आपको कॉमन लोगों को परेशान करना है। आपको याद होगा जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था तो किस तरह आतंकवादी ने गाड़ी में विस्फोटक भरा पदार्थ RDX भर के सीआरपीएफ की गाड़ी पे हमला किया था। तो इस तरह का कोई इवेंट ना हो, कोई भी इवेंचुअलिटी ना हो, उसे टालने के लिए पेपर्स दिखाना एक तरह से कश्मीरियों के ही सुरक्षा के लिए है, आम कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए भी एक तरह से ये काम है, ताकि किसी आम कश्मीरी को, आम वहां मकामी लोगों को कोई तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जैसे ये जो इवेंट है, अगर आप इसकी लार्जर पिक्चर देखें, ये इवेंट कश्मीर की भलाई के लिए है, पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की भलाई के लिए है, उसको ग्लोबल टूरिज्म मैप पे शामिल करने के लिए, दिखाने के लिए, ये कश्मीर के ही फायदे के लिए हो रहा है। और जब आप देखिए, जब इस तरह की छोटी सी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है कि अगर गाड़ी के पेपर्स चेक किए जा रहे हैं, कहीं पर तलाशी हो रही है, देखिए अगर आतंकवादी कामयाब हो जाता है कोई आतंकी घटना को अंजाम देने में, तो उसमें नुकसान किनका होता है? कॉमन कश्मीरी का होता है। कई बार आपने देखा कि जब कहीं ग्रेनेड हमला होता है, आईडी हमला होता है, तो कश्मीरियों का ही, एक बेगुनाह कश्मीरी का खून ही आतंकवादी बहाते हैं। लेकिन आतंकवादियों के मंसूबों को विफल करने के लिए जी तो उन आतंकवादियों को जो मंसूबे हैं उन्हें विफल करने के लिए, उन्हें नाकामयाब करने के लिए इतनी छोटी सी मुश्किलात, देखिए इवन आप जम्मू में देखिए जहां पर G20 इवेंट नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर भी कई जगह पर रैंडम नाके लगाए जा रहे हैं, तलाशी अभियान होता है और लोग इसमें कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि लोग ये चीज समझते हैं कि आतंकवादी उनके दोस्त नहीं है, आतंकवादी कॉमन लोगों के दुश्मन है। आतंकवादी ये चाहते हैं कि उनके जितना बेगुनाह लोगों का खून बहेगा, आतंकवादियों को उतनी पब्लिसिटी मिलेगी। तो आतंकवादियों के लिए कॉमन नागरिक, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो जम्मू का हो, चाहे किसी भी इलाके का हो, वो उनके लिए एक कैनन फॉडर है, उनके लिए एक स्केप गोट है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को नुकसान पहुंचाने में। तो इसलिए ये जो सुरक्षा बल, अभी ये जो तलाशी अभियान हो रहा है, ये छोटी सी मुश्किलात लोगों को आ रही हैं, वो लोगों के लार्जर भले के लिए है। जी जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी, आपने तफसील से अपनी बात रखी, यहां पर तज्जिया किया है। ये कश्मीर की सुरक्षा के लिए है, कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए है, और जिन हाथों में पत्थर दिए जाते थे अब उन हाथों में G20 के बाद एक तरह से रोजगार बड़े पैमाने पर मिलेगा, ये उसी के लिए है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। पांच का पंच में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हां, आटे के लिए परेशान पाकिस्तान में गाड़ी में सवार होना अब लोगों का ख्वाब बन गया है, क्योंकि यहां गाड़ियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। भारत में गाड़ियों की कीमतों के मुकाबले में पाकिस्तान में गाड़ी 7 गुना महंगी हो गई है। देखिए भारत में कार की कीमत कितनी है और वहीं कार पाकिस्तान में कितने में दस्तयाब है। कीमत हर मॉडल के तमाम वेरिएंट्स की है। ऑल्टो कार की कीमत हिंदुस्तान में 5,12,000 रुपए, जबकि पाकिस्तान में यह 22 लाख से 29 लाख के दरमियान बेची जा रही है। वैगनआर
जिसकी कीमत इंडिया में 9 लाख रुपए है, लेकिन पड़ोसी मुल्क में यह 42 लाख से 49 लाख रुपए के बीच बेची जा रही है। स्विफ्ट की बात करते हैं, हमारे मुल्क में यह कार 6 से 9 लाख रुपए की है, तो पाकिस्तान में इसकी कीमत 40 लाख से भी ज्यादा है। अब अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की क्या हालत है। एक तरफ सियासी भौचाल बरपा है, तो दूसरी तरफ महंगाई ने आवाम को एक तरह से खत्म कर दिया है। जहां आटा महंगा, तेल महंगा, आम गरीब आदमी खाने के लिए लाले पड़ चुके हैं। दो मिडिल क्लास है, उससे थोड़ा ऊंचा है, उसके लिए कार खरीदना अब एक तरह से ख्वाब बन चुका है। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मागो ब्यूरो न्यूज 18 नेटवर्क हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से पाकिस्तान में हम लगातार बात कर रहे हैं, पहले खबर आती है आम लोगों के लिए दाल चावल आटे का मसला, और अब जो लोग जो थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं उनके लिए कार खरीदना ख्वाब बन गया है। महंगाई पाकिस्तान को एक तरह से ले डूब रही है। शैलेंद्र। बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से सियासी बहरान मचा हुआ है पाकिस्तान में और एक तरफ लगातार खींचतान हो रही है, आर्मी और पीडीएम जो रूलिंग पार्टी है वो एक तरफ है और पीटीआई दूसरी तरफ है, और लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की योजनाएं तैयार की जा रही है। लेकिन ऐसे में जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनके लिए दिन ब दिन जीना दुश्वार होता चला जा रहा है। जैसे आपने बताया कि आटा, चावल, दाल, ये सब चीजें पहले से ही महंगी थी, लेकिन जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उनके लिए भी वहां पर जीना इतना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, जो कीमतें यहाँ भारत में, उन्हीं प्रोडक्ट्स की कीमतें पाकिस्तान में 3 गुना के आसपास है। जो गाड़ी यहाँ पर मान लीजिए 6 लाख की मिलती है, वो गाड़ी वहां पर करीब 40 लाख के आसपास मिलती है, 35 के आसपास मिल रही है। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान का जो स्टेटस है इस टाइम में आम जन के लिए, जो लाइफस्टाइल का जो स्टेटस है वो कितना नीचे चला गया है। वहीं अगर पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो इस वक्त 285 रुपए पर डॉलर का प्राइस चल रहा है, और यहां तक कहा जा रहा है, यहाँ तक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे और अगर आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज नहीं मिलता है तो आने वाले 1 महीने के अंदर पाकिस्तानी रुपए की कीमत 350 रुपए प्रति डॉलर हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन लगातार नीचे जा रहा है, वही पाकिस्तानी जो रूलिंग पार्टी है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उनका पूरा फोकस इस वक्त इमरान खान को किस तरह से गिरफ्तार किया जाए इस पर है, बजाय इसके कि पब्लिक को कैसे राहत पहुंचाई जाए। हालांकि कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, लेकिन उसका कितना फायदा लोगों को तक मिल रहा है ये तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग गाड़ी ले भी पा रहे हैं, उनके पास भरने के लिए पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हो। ये बड़ा मसला है। जी, तो बिल्कुल पेट्रोल खरीदना भी बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो महंगी है ही। जो लोग गाड़ी खरीद रहे हैं उनके लिए पेट्रोल का भी बड़ा मसला है। पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी ने हर शख्स को मुतासर किया है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अमीर तो उल्टा अब सीधे से गरीब हो रहा है एक तरह से पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो भी इकोनॉमी होती है उसका सीधा असर एक आम इंसान की जेब पर पड़ता है। अगर आप समझिए कि अगर डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपए की कीमत इतनी गिर रही है तो जाहिर तौर पर तमाम चीजों की वहां पर कीमत गिर रही है। इतना ही नहीं, वहां पर प्रोडक्शन पर भी असर हुआ है। बहुत से जो इंडस्ट्रीज वहां पर हैं उनको अपना काम बंद करना पड़ गया क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके पास एम्प्लॉयज देने के लिए पैसे नहीं है। तो इसमें जो इकोनॉमी के किसी एक इंसान की नहीं है, पूरे देश की इकोनॉमी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आईएमएफ का लोन नहीं मिलता है पाकिस्तान को तो आने वाले वक्त में मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो फिलहाल रिजर्व पाकिस्तान के पास है वो सिर्फ 1 महीने तक ही वो सस्टेन करने की बात हो रही है। और यहां तक कहा जा रहा है कि अगर आईएमएफ से उनको राहत नहीं मिल पाती है तो आने वाले दिनों में उनके सिवाय और कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय चीन का दरवाजा खटखटाने के। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान जो है एक फेल्ड स्टेट की तरफ लगातार बढ़ रहा है, एक इकोनॉमिक फेल्ड स्टेट की तरफ लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर राहत नहीं मिलती है तो इसका सीधा खामियाजा वहां की जनता को उठाना पड़ेगा। जी शैलेंद्र, आपने जैसा कि इशारा किया है, जिस लेवल पे महंगाई पहुंच रही है पाकिस्तान में, वो बेरोजगारी को भी बढ़ा रही है एक तरह से। फिर तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे अगर इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, इंडस्ट्रीज के पास अगर माल नहीं है, या यूं कहें कि इंडस्ट्रीज को अपना प्रोडक्शन को 1/3 1/4 करना पड़ गया, तो जाहिर तौर पर ऐसे में जो रोजगार है, जो जॉब्स हैं वो लगातार नीचे जाएंगी। वहां पर फिलहाल
सिर्फ और सिर्फ सरकार का मकसद ये है किस तरह से इमरान खान और उनकी पार्टी के जो लीडरान हैं उनको किस तरह से आर्मी और मिलिट्री रूल्स के तहत, मिलिट्री कोर्ट्स के तहत उन पर कार्रवाई की जाए। फोकस जो होना चाहिए था इकोनॉमी को सुधारने को लेकर वो बिल्कुल भी नहीं है। और फिलहाल जो आम लोग वहां पर है, जो जिनसे हमारी बात होती है पाकिस्तान में, वो ही खुद बताते हैं कि जो रोजमर्रा की चीजों की कीमतें हैं वो भी झेल पाना बहुत मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान में। वह अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो जाहिर तौर पर यहाँ पर, अब अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे आपको इतनी गाड़ियां मिल जाएंगी क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज इस तरह की हैं और गाड़ियों की कीमतें जो है वो आम जन की, मिडिल क्लास की हद में आती है। एक आम इंसान भी दिल्ली में या बाकी शहरों में जो है वो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर यही बात पाकिस्तान की जाए तो वहां पर जो कीमतें गाड़ी की है वो पहले से ही लाखों में है, वो 3 से 4 गुना ज्यादा। जो मान लीजिए जो यहाँ पे हाई एंड गाड़ी एसयूवी जो है वो करीब 50 लाख के आसपास है, वही गाड़ी वहां पर 1.5 करोड़ की है। तो जाहिर तौर पर एक आम इंसान के लिए सस्टेन कर पाना, लेकिन ये जरूर कहूंगा मैं आपसे कि ये पूरे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान में एक तबका वो भी है जो एलीट है, जिनके पास पाकिस्तान के खजाने की चाबी है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी शामिल है, पाकिस्तान की एजेंसी शामिल है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो क्लास है वो शामिल है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो आम जनता है वो इस पर पिस रही है। जी शैलेंद्र, जैसा कि आपने इशारा किया है, एक तो पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और भूख की अगर हम बात करें तो पेट ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है। भूखा शैतान बन जाता है जब भूख इंसान को लगती है। तो ऐसे में आम आदमी जो भूखा मर रहा है उसके सामने मौजूदा जो सियासी पसमंजर आपने बताया है, ऐसे में उसके पास मारो या मरो वाली बात रह जाएगी, उसके सामने एक ही ऑप्शन रहेगा। तो इससे तो और पाकिस्तान के हालात खराब होंगे और मजीद तबाही मचेगी। और कश्मीर में बैठे जो लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, उनके लिए एक बड़ी मिसाल है पाकिस्तान की मौजूदा तबाही। और उनके लिए उनको एक तरह से समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, तो फिर आपको क्या सहारा देगा? देखिए, कल हमारे ही एक केंद्रीय मंत्री ने एक बयान, बहुत अहम बयान दिया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में जो लोग रहते हैं वो अब पाकिस्तानी खुद को नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि जो फैसिलिटीज वहां पर होनी चाहिए वो लगभग ना के बराबर है। कुछ ऐसे हमने सोशल मीडिया वीडियोस भी देखे हैं पाकिस्तान से, जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ जोड़ दीजिए, यहाँ पर आम लोगों के लिए जीना दुश्वार हो गया है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की जो फेल्ड इकोनॉमी है और कहीं ना कहीं वो सुधरने की तरफ नहीं जा रही है, तो जाहिर तौर पर जब वो इस तरफ देखते हैं, जब वो हिंदुस्तान की शहरों की तरफ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो भाव जरूर आता है कि जहां पे पाकिस्तान में जो उनकी सरकार है उनकी मंशा ही कुछ और उनका टारगेट ही कुछ और है। वही दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो एक बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान बन चुका है, यूके को पीछे छोड़ चुका है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो, जाहिर तौर पर इसके कंसर्न भारत में भी है, क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क में इस तरह के हालात बनते हैं तो भारत को इसको लेकर इसको चिंताएं हो सकती हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जो संबंध दोनों देशों के बीच में खराब हुए हैं पाकिस्तान की गलत नीतियों की वजह से, गलत पॉलिसी की वजह से, जिसका खामियाजा पूरे आज मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। हमने ये भी देखा है कि ऐसे ही हालात श्रीलंका में भी हुए थे, लेकिन भारत ने बढ़ चढ़कर श्रीलंका की मदद की थी और श्रीलंका को इस मुसीबत से बाहर निकालने में पूरा सहयोग दिया था। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री आज भी गोवा आकर फिर वही पुराना राग अलापते हैं। इसलिए जो पाकिस्तान की जो फेल्ड पॉलिसी है, फेल्ड स्टेट है, उसका खामियाजा वहां की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए, तज्जिए के लिए। तो पाकिस्तान के इतने बुरे हालात है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं चला। तो बहुत बुरे हालात, आम आदमी परेशान है पाकिस्तान में, भूख को मर रहे हैं गरीब लोग, और जो एलीट क्लास के लोग हैं, महंगाई अब उनके सर पर भी नाच रही है। आगे बढ़ेंगे, धर्मशाला आईपीएल के रंग में रंग गई है। तकरीबन 2 घंटे बाद पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच यहां HPCA में खेला जाएगा। यह आईपीएल सीजन 16 का 66वां मैच है। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। स्टेडियम की गुंजाइश 20 से 22 हजार है, लेकिन 17 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होने वाले हालिया मैच में स्टेडियम की शायकीन गैलरी खचाखच भरी हुई थी और लोगों ने कुर्सियों से अलग खड़े मैच में शिरकत की। आज भी स्टेडियम खचाखच भरा रहने की उम्मीद है। जराई की माने तो पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी मैच देखने धर्मशाला पहुंचे। और पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बेचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेचित्र शर्मा। बेचित्र, आज के इस मैच को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं?
देखिए जिलानी में अभी अगर बात करूं मैच को लेकर तो देखिए मेरे पीछे जो एक भीड़ उमड़ रही है इससे जी। ही साफ जाहिर हो जाता है कि लोगों में किस तरह की एक्साइटमेंट है और आज किस तरह से स्टेडियम में जो है भीड़ देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग 17 जो मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स दर्शक दीर्घाएं थी वो पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। उससे भी ज्यादा लोग जो थे वो खड़े हुए वहां पर नजर आए। अब वो जान का विषय है कि आफ्टर ऑल जब चेयर सारी भरी हुई थी तो फिर लोग वहां पर खड़े कहां से हो गए हुए थे और कहां कैसे पहुंचे थे स्टैंडिंग में वहां पर खड़े थे। देखिए हम इनसे बातचीत करना चाहिए। कहां से आए हैं आप? पंजाब से ये लोग आए हुए हैं और भी बहुत से लोग देखिए काम जिससे भी चले जा रहे हैं। जी सब कहां से आए हैं? जी पंजाब लुधियाना। अच्छा किसको चेयर करेंगे? जाहिर सी बात है पंजाब को करने वाले आपने। पंजाब पंजाब पंजाब। अच्छा तो क्या लगता है आपको कि आज पंजाब जीतती है या फिर क्या होने वाला है? जीतेगा पंजाब। क्या लगता है आपको कि आज पंजाब जीतती है या फिर क्या होने वाला है? जीतेगा पंजाब जीतेगा। अच्छा आप क्या कहेंगे? आप कहां से आए? पंजाब सहारनपुर यूपी से आए हैं। अच्छा आप उत्तर प्रदेश से आए जी, हैं। उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर आईपीएल को लेकर किस तरह का क्रेज रहता है और आप लोग इतनी दूर से धर्मशाला पहुंचे हैं तो थोड़ा सा अनुभव बताइए। पहले हम मोहाली गए थे, मोहाली में हमारी टीम हार गई थी पंजाब। आज हम यहाँ चेयर करने आए इनको, आज जीतेगी जरूर पंजाब। पंजाब जीतेगी। आई लव पंजाब। आई लव पंजाब। अच्छा आप लोग अपने लखनऊ को सपोर्ट करते हैं हम पंजाब को करते हैं। अच्छा पंजाब को पंजाब को सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा पंजाब को support- आप किसको सपोर्ट करते हैं? पंजाब को सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह की एक्साइटमेंट है खासतौर पर अगर देखा जाए और यहाँ धर्मशाला में मैच हो रहा है यहाँ पर कैसे देखते हैं मैच को? मैच यहाँ पर हम जीतेंगे जरूर आज और फुल सपोर्ट है पंजाब के साथ। डेफिनेटली वी विल विन टुडे। अच्छा आप सिर्फ मैच देखने के लिए आए हैं या कुछ यहाँ की क्योंकि मौसम भी बहुत औसम सा है यहाँ का उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट थी कि भाई धर्मशाला जाएंगे वो भी थोड़ा सा वो तो मोहाली बहुत मैच हुए हैं, धर्मशाला में है, बट अब लास्ट मैच है पंजाब को फुल सपोर्ट करने आए हैं। हाँ लिविंगस्टन धवन फुल सपोर्ट करेंगे उनको। देखिए जिलानी एक बात और मैं और बता दूं कि आज खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो हमारे जो भारत के जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो है कई सियासी हस्तियां जो है वो आज इस मैच को खासतौर पर देखने के लिए आ रही हैं और भी बहुत से लोग पीछे देखिए जहां तक नजर जा रही है वहां तक जो है वो लोग अब उमड़े चले जा रहे हैं। 12 के करीब जो है यहाँ पर गेट्स बनाए गए हैं और अलग अलग गेट्स पे अलग अलग लोगों की एंट्री हो रही है। कई बार तो जो है जो दर्शक एक गेट पर पहुंच रहा है तो उनको बैरंग वापस जाना पड़ रहा है। तो हौच पौच बहुत है, पजलिंग बहुत है और व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है इस तरह से यहाँ देखने को मिलती है। हालांकि जिला प्रशासन की बात करें प्रशासन की बात करें तो हर तरह से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए जो है 1200 के करीब जो पुलिस मुलाजिमों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा जो है जगह जगह पर जो है लगभग अधिकारियों तक को भी तैनात किया गया है ताकि जोन्स में को बांटा गया है ताकि जो है कहीं भी कोई किसी तरह की अव्यवस्था का आलम बिल्कुल भी ना हो। और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। गाड़ियां से टिक्का दुक्का आवाजाही हो रही है जो कि वीआईपी गाड़ियां हैं वही अगले गेट तक रही। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो जो मेन जो लोग आम लोग जा रहे हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था ऊपर ही कर दी गई है। यानी अगर हम लोग कुल मिलाकर देखें तो धर्मशाला में इतनी कैपेसिटी पहले इस तरह से देखी नहीं जाती थी, लेकिन अब जिस तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। G20 की मीटिंग यहाँ पर हुई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर टिक रहे हैं, यहाँ पर ठहर रहे हैं, रात्रि ठहराव यहाँ पर हो रहा है। टिक रहे हैं यहाँ पर ठहर रहे हैं, रात्रि ठहराव यहाँ पर हो रहा है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर मीट्स यहाँ पर हो रही हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो है चलिए लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। जिलानी हम जानते हैं भाई साहब कहाँ से आए हैं? भाई साहब जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए हैं। किसको चेयर करने के लिए आए हैं आप? क्यों? अच्छा तो मैच को लेकर क्या क्या एक्साइटमेंट रहती है हम लोगों में, क्या कहना चाहिए? हमारा शौक था कि हम आए दर्शन मैच देखने के लिए। हाँ। तो आज हमारा शौक ही पूरा हो गया। हाँ, स्टेडियम पहले आपने देखा है या सुना है क्या? पहले एक बार देखा हुआ है, अभी नेक्स्ट टाइम दूसरी बार। यहाँ के स्टेडियम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ बहुत अच्छा देखा हुआ है, बहुत अच्छा स्टेडियम भैया। जी अच्छा है। आप लोग चारों आए तो देखिए जिलानी अब हाथ कंगन पार्टी के पर्यटकों को पार्टी के ये खुद ही कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था भी इनको बहुत अच्छी लग रही है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम अगर कहीं पर है तो वो धर्मशाला का ये क्रिकेट स्टेडियम है। हमारे पास कुछ महिलाएं हैं, कुछ बिल्कुल लोग जब दर्जक पहुंच रहे हैं और इस मैच को देखने के लिए भी स्टेडियम खचाखच भरेगा। जिस तरह से आपने बताया कि लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और सिक्योरिटी का भी बड़ा बेहतर इंतजाम किया गया और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी मैच देखने के लिए पहुंचे हैं। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर और एक दे दें आपको। भूटान का शाही खानदान लद्दाख दौरे पर। बड़ी खबर इस वक्त की, भूटान का शाही खानदान लद्दाख के दौरे पर है और लद्दाख और भूटान के दरमियान ताल्लुकात पर हुई गुफ्तगू। सकाफती, तारीखी और रूहानी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ है। लद्दाख के MP जिमयांग सेरिंग नामग्याल ने दी ये जानकारी। जिमयांग सेरिंग नामग्याल ने ट्वीट कर
दौरे को बताया तारीखी। मेहमानों को लद्दाख दौरे के लिए पेश की नेक ख्वाहिशात। तो भूटान का शाही खानदान ये लद्दाख का शाही खानदान है। भूटान का शाही खानदान, माफ कीजिए, लद्दाख पहुंचा, लद्दाख के दौरे पर हैं। लद्दाख और भूटान के दरमियान ताल्लुकात पर यह बातचीत हुई और इसकी जानकारी लद्दाख के एमपी जिमयांग सेरिंग नामग्याल ने दी है। ट्वीट करके इस दौरे को तारीखी बताया। जिगमित जंजपाल हमारे रिपोर्टर लेह से जुड़ चुके हैं। जिगमित, क्या जानकारी है? शाही खानदान लद्दाख के दौरे पर है, क्या कुछ गुफ्तगू हुई, क्या क्या बातचीत हुई है? जिगमित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, तो जो आवाज नहीं पहुंच रही, आपको बता दें नाज़रीन एक बार, भूटान का जो शाही खानदान है वो लद्दाख के दौरे पर है और लद्दाख और भूटान के दरमियान ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई है। जैसा कि बताया गया है, लद्दाख के एमपी जिमयांग सेरिंग नामग्याल ने ये जानकारी दी। नामग्याल ने ट्वीट कर दौरे को तारीखी बताया है और मेहमानों को लद्दाख दौरे के लिए पेश की है नेक ख्वाहिशात। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लद्दाख के एमपी हैं जिमयांग सेरिंग नामग्याल, जिन्होंने उनका इस्तकबाल भी किया और ट्वीट करके जानकारी दी। मेहमानों को लद्दाख दौरे के लिए नेक ख्वाहिशात जो है सेरिंग नामग्याल ने पेश की हैं। लद्दाख और भूटान के जो दरमियान ताल्लुकात हैं उस पर बातचीत हुई है। सकाफत और तारीख और रूहानी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ है। तो शाही खानदान है भूटान का जो लद्दाख के दौरे पर पहुंचा है। लद्दाख और भूटान के दरमियान ताल्लुकात पर ये गुफ्तगू भी हुई है। सकाफती और तारीखी और रूहानी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ है और इसकी जानकारी दी है लद्दाख के एमपी जिमयांग सेरिंग नामग्याल ने ट्वीट कर तारीखी दौरे के बारे में बताया है और मेहमानों को लद्दाख दौरे के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की गई है। तो शाही खानदान है भूटान का, लद्दाख पहुंचा है। जिगमित एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगमित, शाही खानदान पहुंचा है भूटान का, क्या कुछ बातचीत हुई है इस दौरे को लेकर? जी हाँ जिलानी, ये जो जेसुन पेमा है, जो भूटान की जो क्वीन है, उनकी जो पेरेंट्स है वो आए थे यहाँ लेके दौरे पर और ये इनका था 16 तारीख को यहाँ पर आना था और कुछ जो आपको पता है जो आर्मी का यहाँ पर जो तकनीकी खराब के कारण जो सभी जो यहाँ पर जहाज थे वो कैंसिल हो चुके हैं और साथ ही साथ उनका जो भी जहाज था वो भी कैंसिल हुआ और 17 तारीख को यहाँ पर आए और उनका प्लान था जो लिक्से में मेगा प्लांटेशन ड्राइव हुआ वहाँ पर उनको शिरकत करना और साथ ही साथ कल इन्होंने यूटी लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और एमपी लद्दाख से भी बात की और उन्होंने जैसे कि डिस्कस किया था कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल टाइज बिटवीन लद्दाख एंड भूटान को लेकर और साथ ही साथ हमारे जो चेयरमैन है उनसे भी उन्होंने बातचीत की, स्पेशली कल्चर टाइज को लेकर, ज्योग्राफिकल टेरेन को लेकर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म को, नेगेटिव इन्वायरमेंट जो इम्पैक्ट ड्यू टू इररिस्पांसिबल टूरिज्म को लेकर उन्होंने बातचीत की और साथ ही साथ जो हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ले हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो भूटान का जो एंट्री फीस होता है जब लद्दाख के जो पिलग्रिमेज यहाँ से जाते हैं भूटान के लिए वो ज़्यादा मतलब हाई होता है, उसको थोड़ा सा देखने के लिए या कम करने के लिए उस पर भी बातचीत हुई। जी जिगमित, जिस तरह से बताया जा रहा है कि लद्दाख और भूटान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, एक तो वहाँ पर एक तरह से रूहानी जो ताल्लुकात है, एक तरह से कितना ये रिश्तों में अब कितनी बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी? क्योंकि जो सेरिंग नामग्याल हैं उन्होंने ट्वीट करके तफसीलात बताई है ट्वीट में अपने कि एक नया दौर शुरू हो गया है। क्या कुछ इस रिश्तों को लेकर बातचीत हुई है? फोन बछात गया। हेलो, लगता है राब्ता एक बार फिर टूट गया। जैसा कि जिगमित ने बताया है कि तकरीबन इन तमाम बड़े लोगों से मुलाकात हुई है। चेयरमैन हिल काउंसिल है, जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत सी बातचीत हुई है। ये दौरा एक अहम है, तारीख़ी दौरा है भूटान की जो है शाही ख़ानदान का लद्दाख का ये दौरा, जिसमें सकाफत, तारीख़ और रूहानी ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई है। तो 5 का पंच में
फिलहाल इतना ही। नमस्कार।